हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। सो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। और जनरली ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस होंगे। और आपको पता है कि एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक पे बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस हैं वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को रीड करके समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे। ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिए। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता है तो वीडियो को दोबारा ऑन कीजिए और देखिए मैं क्या करा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन फिलहाल कह क्या रहा हमसे कि टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, यानी यहाँ पे जो दो स्प्रिंग्स है दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी कि एक जैसी हैं। तो अगर स्प्रिंग्स आइडेंटिकल होंगी यानी एक जैसी होंगी तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, और यही वजह है कि आप देख सकते हो दोनों स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट के लिखा हुआ है। ओके, फिर क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के आर अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम। और यहाँ ये जो ब्लॉक है इसका मास कितना दे रखा है, तो स्मॉल एम दे रखा है। एंड टू फिक्स्ड सपोर्ट्स एज शोन इन फिगर। ठीक है, दोनों फिक्स्ड सपोर्ट्स हैं जिनसे ये स्प्रिंग्स कनेक्टेड हैं। ओके, फिर इसके बाद क्या कहा इसने, शो दैट व्हेन द मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन आइदर साइड इट एग्जीक्यूट्स एसएचएम। तो पहले हमसे कह रहा है कि शो कीजिए कि अगर मैं इस ब्लॉक को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी मीन पोजीशन से किसी भी अदर पोजीशन पर लेकर जाऊंगा तो ये एसएचएम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये शो करना है। और सेकंड मुझसे कह रहा है कि टाइम पीरियड बताओ इसका क्या होगा। तो पहले तो हम ये शो करते हैं कि एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये शो करने के लिए आपको एसएचएम की जो बेसिक कंडीशंस है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो कंडीशंस थी। पहला तो आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली होना चाहिए। और दूसरा, रीस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। तो हम देखेंगे कि क्या ये दोनों कंडीशंस यहाँ सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो अगर मैं इस फिगर को रीड्रॉ करूं, ठीक है, और मैं क्या कहता हूं कि ये जो पोजीशन था ये इसका मीन पोजीशन था। तो सपोज दैट हम इसको इस पोजीशन से हटा के यहाँ लेके चले गए, यानी हमने इसको इतना डिस्प्लेस कर दिया। तो अब जब मेरा ब्लॉक यहाँ आ जाएगा तो सोचो जब इस ब्लॉक को यहाँ से आप यहाँ सरकाओगे तो ये वाला स्प्रिंग जो है खिंच जाएगा। तो इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा और ये वाला स्प्रिंग जो है ये दबेगा तो इसमें कंप्रेशन प्रोड्यूस हो गया। और आपको पता है कि अगर आपने इस ब्लॉक को यहाँ से 5 सेंटीमीटर इधर सरकाया है तो सीधी सी बात है ये वाला स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर खिंच जाएगा और ये वाला स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर दब जाएगा। ठीक है, यानी दोनों के लिए जो x का वैल्यू है वो सेम ही होगा। तो अगर मैं इसकी बात कर दूं तो इस वाले ब्लॉक के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इधर की तरफ हुआ है। अब सोचो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ होगा तो इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ वो किधर हुआ होगा। तो ऑब्वियसली रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। तो अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है तो आपका रीस्टोरिंग फोर्स इधर आ गया। और मैंने क्या किया, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस वाले स्प्रिंग को 1 बोल दिया और इसको 2 बोल दिया। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है पहले स्प्रिंग का है। अब अगर मैं दूसरे वाले स्प्रिंग की बात करूं तो सोचो इस स्प्रिंग को तो हमने इसे दबाया है ना, यानी इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इधर की तरफ हुआ है। अब जब ये स्प्रिंग दबेगा तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो इधर की तरफ होगा। तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ आ गया तो इसे मैंने FR2 कह दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि FR1 और FR2 यानी दोनों ही रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ है। और जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा एड अप करके आता है। तो यहाँ पर जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, तो FR1 प्लस FR2। और FR1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का KX और FR2 की वैल्यू जो है वो भी माइनस का KX, क्योंकि दोनों के लिए रिस्टोर जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी सेम है और दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो भी सेम है। ठीक है, तो अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का KX और माइनस का KX,
माइनस का 2kx आ गया। ठीक है, अब जरा मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आपका 2k है ये कांस्टेंट है कि नहीं है? तो भाई बिल्कुल कांस्टेंट है। तो अगर ये पूरा कांस्टेंट है और मैं इस कांस्टेंट को नाम दे देता हूँ k डैश, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। भाई जब भी हम कांस्टेंट को हटाते हैं हमेशा डायरेक्टली का रिलेशन बनता है। तो यहाँ से अपने को क्लियर हो गया कि हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, अब एक कंडीशन और सेटिस्फाई करनी है। तो दूसरी कंडीशन क्या थी कि आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसका डायरेक्शन हमेशा ही टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। जरा एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है कि नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका मीन पोजीशन और FR1 ये रहा, तो FR1 का जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ है। FR2 की भी आप बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई? और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसका मतलब कि आपका ये जो बॉडी है ये SHM कर रहा है। और आपको पता है कि जब दोनों ही रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लग रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट है यानी FR नेट वो भी मीन पोजीशन की तरफ ही होगा। तो यहाँ पे हमारा जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी मीन पोजीशन की तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SHM है एंड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मीन पोजीशन, इसलिए ब्लॉक एग्जीक्यूट्स, इसलिए हमारा जो ब्लॉक है वो क्या करेगा यहाँ पे, तो SHM करेगा। तो इसलिए हमारा ब्लॉक यहाँ पे SHM कर रहा है। तो SHM वाली जो कंडीशन थी वो हमारी सेटिस्फाई हो गई है, यानी हमें समझ में आ गया कि अगर हम इस ब्लॉक को यहाँ से डिस्प्लेस करा के कहीं और ले जाएंगे तो ये हमारा जो सिस्टम है ये SHM कर रहा होगा। ठीक है, अब अगर SHM करने लगा तो सेकंड चीज ने क्या बोला कि उसका टाइम पीरियड और बता दो। तो टाइम पीरियड अगर बताना है तो स्प्रिंग के लिए आपको टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड का आपका जो बेसिक फॉर्मूला था वो था T=2π√m/k। अगर ये फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो भाई अब पता कर लो और कम से कम इसको याद कर लो, क्योंकि ये वो फॉर्मूला है जो आपको हमेशा इस चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे मैं जो टाइम पीरियड देख रहा हूँ वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का देख रहा हूँ और ये जो कॉम्बिनेशन था इसके लिए आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट आया था वो 2k था, जैसे आपने k डैश से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे मुझे k डैश लिखना है। ठीक है, तो 2π√m/k डैश, तो k डैश किसके बराबर है, तो 2k के बराबर है। तो ये हमारा यहाँ से टाइम पीरियड निकल के आ गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन में जो दोनों कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने क्लियर कर लिए। पहला पॉइंट था कि भाई बॉडी SHM कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो हमने बता दिया कि हाँ भाई SHM कर रहा है क्योंकि नेट रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। दूसरा इसने मुझसे बोला टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड का जो मेरा बेसिक फॉर्मूला था मैंने उसे अप्लाई कर दिया और मुझे पता है कि टाइम पीरियड में यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के लिए देख रहा हूँ, तो यहाँ जो स्प्रिंग कांस्टेंट लगेगा वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का ही लगेगा। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से जब मैंने नेट रिस्टोरिंग फोर्स निकाला था तो वही आया था और इसमें 2k मेरा कांस्टेंट था, तो मैं समझ गया कि ये मेरा कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और अगर हो गया था आपका क्वेश्चन तो आपको मुबारक हो और नहीं हुआ तो आपके घर ये नया क्वेश्चन हुआ है। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का दूसरा न्यूमेरिकल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज करके एक बार न्यूमेरिकल को पढ़िए कि क्या कह रहा है और इसको अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो हम तो सॉल्यूशन करा ही रहे खैर आपको। ठीक है, तो आप अपना सॉल्यूशन करिए पहले, तो अगर नहीं होता है तो फिर इसे देखिए हम क्या करा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रॉली ऑफ मास 3 किलोग्राम, यानी यहाँ पर एक ट्रॉली है जिसका मास आपको दे दिया है 3 किलोग्राम। ठीक है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए और जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे चीज़ें लिखते चले जाइए। तो यहाँ पर ट्रॉली का मास दे दिया उसने 3 किलोग्राम, फिर कह रहा है इज कनेक्टेड टू 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, यानी यहाँ पे जो दोनों स्प्रिंग्स है वो आइडेंटिकल यानी एक जैसी हैं। ओके, अगर स्प्रिंग्स एक जैसी है तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट भी एक जैसा ही होगा। ओके, तो इज कनेक्टेड टू 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 600 न्यूटन पर मीटर।
तो यानी यहाँ जो दोनों स्प्रिंग्स हैं उनका स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे दे दिया ना इसने, तो दोनों स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर होगा, और वो किसके बराबर है, तो मान लेते 600 न्यूटन पर मीटर के बराबर है। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। इफ द ट्रॉली इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी अगर मैं इस ट्रॉली को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कराता हूं, ठीक है, तो डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पर 5 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया, इस ट्रॉली को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कराया। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो आप इसमें डिस्प्लेसमेंट कराते हैं वही इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्योंकि सोचो कि अगर आपने इस ट्रॉली को यहाँ से 5 सेंटीमीटर इधर सरकाया और छोड़ दिया, तो ये ट्रॉली लगातार इस तरह से ऑसिलेट करेगा, यानी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, और धीरे धीरे क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्सेस होंगे बहुत सारे जो कि इसके मोशन को अपोज कर रहे होंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका स्पीड कम होता जाएगा और ये रुक जाएगा। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स ये 5 सेंटीमीटर तक ही तो जा सकता है। अगर आपने इसकी मीन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर खींचा और छोड़ दिया, तो पहले इधर जाएगा, फिर जब अगली बार इधर आएगा तो मैक्स टू मैक्स 5 सेंटीमीटर तक ही आएगा या उससे कम ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोशन धीरे धीरे कम ही हो रहा है। तो इस वजह से जितना आप खींच के ले जाते हैं वही आपका एम्पलीट्यूड होता है। इस बात को हमेशा के लिए याद रखिए। तो जैसा इसने मुझसे कहा कि इफ द ट्रॉली इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पर 5 सेंटीमीटर, तो ट्रॉली को हमने कितने से डिस्प्लेस कराया, 5 सेंटीमीटर से। तो ये जो 5 सेंटीमीटर है ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और इसी को हम लोग कह देते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका टाइम पीरियड बता दो, मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो, और कितनी टोटल एनर्जी डिसिपेट हो रही है हीट के फॉर्म में बाय द टाइम, कब तक, तो जब तक ट्रॉली आपका रेस्ट में नहीं आ जाता, ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस। तो यहाँ डैम्पिंग फोर्सेस का मतलब होता है रेजिस्टिव फोर्सेस, यानी वो फोर्सेस जो यहाँ मोशन को अपोज कर रही हैं। ठीक है, तो वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें करना है वो टाइम पीरियड निकालना है कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड को लेकर तो स्प्रिंग के कैसे मेरे को एक ही फॉर्मूला पता है, और वह T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k, T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k। ठीक है भाई, ब्लॉक का मास मुझे पता है, 2 पाई वैसे भी पता होता है, लेकिन k, यहाँ जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है इसके लिए k की क्या वैल्यू है, क्या वो मुझे गिवन है कहीं भी क्वेश्चन में? अच्छा, गिवन तो है, लेकिन इंडिविजुअल स्प्रिंग्स का गिवन है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का गिवन नहीं है। तो मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के लिए पहले स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना होगा। तो वो कैसे निकलेगा, तो उसको देखते हैं एक बार। तो ये जो पोजीशन है जहाँ पे ये नॉर्मली रखा हुआ है, ये इसका मीन पोजीशन है या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, तो ये पोजीशन आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। अब इसने क्या कहा कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर मैंने सरकाया, तो मान लिया जाए ये जो पोजीशन है यहाँ x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब मैं इसे 5 सेंटीमीटर इधर लेकर चला गया, तो अब मेरा ट्रॉली यहाँ आ गया ना। ओके, अब मेरा ट्रॉली यहाँ आ गया, तो सोचो जब इस ट्रॉली को मैं यहाँ ले जाऊँगा तो ये वाला स्प्रिंग खींचेगा, तो ये स्प्रिंग मेरा खिंच गया, और ये वाला जो स्प्रिंग है वो दब जाएगा, तो ये स्प्रिंग मेरा दब गया। अब सोचो जब ये स्प्रिंग खिंचा होगा, जब ये स्प्रिंग इधर की तरफ खिंचा होगा, तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ होगा वो किधर होगा, तो ऑब्वियसली इधर की तरफ। और ये वाला स्प्रिंग जो था ये दबा था, दबने का मतलब इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो इस तरफ आया है, तो अगर इसमें इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट आया है तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जस्ट डिफ्रेंशिएट करने को इसको 1 कह दिया और इसको 2 कह दिया है, तो इसलिए इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है उससे मैं FR1 कह रहा हूँ, और इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है उसे मैं FR2 कह रहा हूँ। तो अभी आपने जब ये सब किया तो आपको साफ साफ नज़र आने लग गया कि यार दोनों में जो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन है वो तो सेम है। भाई FR1 का डायरेक्शन देख लो और FR2 का डायरेक्शन देख लो, अगर दोनों में रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो सिंपली एडअप करके आएगा, और नेट रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन भी वही होगा जो इन दोनों का है। तो अगर ये दोनों इधर की तरफ लग रहे हैं तो आपका जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो भी इधर ही की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे अगर आपको नेट रिस्टोरिंग फोर्स देखना है तो क्या करोगे, माइनस का K1 इंटू एक्स प्लस का फिर यहाँ माइनस का K2 इंटू एक्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए ही सेम है, और यहाँ पे खैर डिस्प्लेसमेंट का यहाँ तो एम्पलीट्यूड है ना, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो आप चाहें तो इसे माइनस का KA
और इसे भी माइनस का के ए लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स आया वो हमारा क्या आ गया, माइनस का K1 इंटू ए माइनस का K2 इंटू ए। और क्योंकि मेरा K1 और K2 दोनों ही K के बराबर था ना, तो यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो माइनस का के ए लिख सकता हूँ और यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो माइनस का के ए। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस का के ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो ये मेरा जो 2K है ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो 2K जो है मेरा ये कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को मैं रिप्लेस कर दूंगा K डैश से, यानी कि मेरा जो K डैश है वो 2K के बराबर हो गया। ठीक है, और जैसे ही मुझे K डैश का वैल्यू मिल गया, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मिल गया, वैसे ही मैं टाइम पीरियड निकालने लायक बन गया। अब मेरा टाइम पीरियड का जो बेसिक फॉर्मूला था वो क्या था, तो हमारा टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला था T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बटे में K डैश। K डैश क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। तो K डैश का वैल्यू आपको पता है, तो K डैश जो आपका वो 2K के बराबर था, तो यहाँ मैंने 2K कर दिया। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज है सारी डालना शुरू कर दो। तो पाई की जगह आप 3.14 रख दो। यहाँ पे मास कितना दे रखा है आपको, तो 3 किलोग्राम। ठीक है, और 2 टाइम्स ऑफ के का वैल्यू कितना दे रखा है हमें, तो 600। अब मुझे बताइए यहाँ पे सारी वैल्यूज हैं, इनको सॉल्व करके फाइनली आप अपना टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही, और वो तो आपने मैथमेटिक्स में सीखा ही है। तो यहाँ से आप चाहें तो अपना टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपने डाली हैं वो सारी की सारी एसआई में डाली हैं, तो जो निकल के आएगा वो भी आपका एसआई में ही आएगा। तो टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ये हमारा टाइम पीरियड सेकंड में निकल गया। ठीक है बच्चे, ओके। अब इसके बाद सेकंड चीज मुझे देखनी है मैक्सिमम वेलोसिटी, कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास वेलोसिटी वाला जो फॉर्मूला था एसएचएम के लिए वो क्या था, तो वो आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो कम से अब याद कर लो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला था v इक्वल टू ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी प्लस का फाई नॉट, यही फॉर्मूला था। और यहाँ माइनस का साइन हुआ करता था, और क्योंकि माइनस का साइन तो डायरेक्शन बताने काम करता था और हमें तो यहाँ वैल्यू चाहिए, तो यहाँ इस माइनस के साइन का कोई रोल नहीं है, इसे हटा दो। ठीक है, तो ओवरऑल फॉर्मूला ये बन गया। अब सोचो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो साइन फंक्शन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। यानी जब साइन फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगा, और जब साइन फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा तो वेलोसिटी भी मिनिमम हो जाएगा। अब सोचो साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो चाहे साइन फंक्शन और चाहे कॉस फंक्शन हो, दोनों का ही मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। तो अगर मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो मुझे साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा ना, यानी +1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से अपना जो वी मैक्स आ जाएगा वो आ जाएगा ए ओमेगा। ठीक है, वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। अब ए तो मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है, एम्पलीट्यूड तो मुझे पता ही है, समस्या ओमेगा की है, मुझे ओमेगा नहीं पता। कोई बात नहीं, मुझे ये तो पता है ना कि मेरा ओमेगा जो होता है वो 2 पाई बटे में कैपिटल टी होता है। तो मैं चाहूँ तो ओमेगा की जगह 2 पाई बटे में कैपिटल टी रख सकता हूँ। अब सोचो एम्पलीट्यूड मुझे गिवन है, टाइम पीरियड में निकाल चुका हूँ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मैं मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से आप चाहें तो अपना मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो थर्ड चीज हमें क्या निकालनी थी, कि भाई टोटल कितना एनर्जी था जो कि हीट एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट हो गया। कब तक, तो जब तक गाड़ी रुक गई। यानी सीधी सी बात है, इनिशियली क्या था, जब आपने इसे इधर खींचा और छोड़ा तो इनिशियली यहाँ कोई हीट एनर्जी नहीं थी। ठीक है, ओके। तो जब इसे आपने यहाँ छोड़ा और ये ऑसिलेट करना शुरू किया तो ऑब्वियसली इसके पास एनर्जी थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रेजिस्टिव फोर्सेस काम कर रहे होंगे, और वही रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से ये जो इसकी एनर्जी थी वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका हीट एनर्जी बढ़ रहा होगा और इसका जो एनर्जी है वो घट रहा होगा, और फाइनली एक पॉइंट आएगा जब ये रुक जाएगा, और रुक गया मतलब इसका एनर्जी 0 हो गया, और उस टाइम पे जो हीट एनर्जी है वो मैक्सिमम हो गया। तो अगर मैं पूछूं कि ये हीट एनर्जी आ कहाँ से रहा था, तो भाई ये जो इसका टोटल एनर्जी जो खर्च हो रहा था वही तो था हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो इनिशियली जो टोटल एनर्जी का वैल्यू था,
तो इनिशियली टोटल एनर्जी का क्या वैल्यू होता है वो मुझे पता है। आप लोग को एनर्जी ऑफ एसएचएम में तीनों फॉर्मूले लिखाए गए थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लीजिए, यूट्यूब पे डालिए एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स और वहाँ पर देखिए एनर्जी ऑफ एसएचएम का वीडियो पड़ा होगा, उसे देख लीजिए, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि आपका जो एनर्जी यानी टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हाफ के ए स्क्वायर। अब जरा बताइए, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको गिवन है क्वेश्चन में? बिल्कुल गिवन है, 600 न्यूटन पर मीटर। एम्पलीट्यूड आपने निकाल ही रखा है, एम्पलीट्यूड कितना है 5 सेंटीमीटर यानी कि 0.05 मीटर। तो जस्ट ये दोनों वैल्यू डालिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करिए और सॉल्व करिए, आपका आंसर आ गया। तो ये जो टोटल एनर्जी यही आपका हीट एनर्जी होगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ जो हीट एनर्जी है, जो आपका हीट एनर्जी है वो किसके बराबर होगा? तो इनिशियल वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी के, इनिशियल वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। और इनिशियल वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी क्या है? तो वो यही है। ठीक है, तो यहाँ से आप हीट एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको पता है एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये तो टॉपिक ऐसा जिस पे न्यूमेरिकल ही बनना है, तो न्यूमेरिकल्स पे विशेष ध्यान देना। तो बेटा एग्जाम से पहले एक बार अपने हाथ से जरूर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना, अदरवाइज ये तो पता चलेगा कि सर ने पढ़ाया था लेकिन करना कैसे वो शायद ध्यान नहीं रहे आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अपने हाथ से जरूर प्रैक्टिस करना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी तो सवारी खुद सामान की जिम्मेदार है। ठीक है बच्चों, तो कर लीजिए इसे, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करके इस वाले क्वेश्चन को भी पढ़िए तरीके से और ट्राई कीजिए खुद से। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। तो बच्चों आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके देख लिया होगा क्या कैसे करना है। तो आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिनका हो गया होगा, बहुत से ऐसे भी होंगे जिनका नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ मायूस होने की जरूरत नहीं है, करते रहिए कोशिश, हो जाएगा जरूर, आज नहीं तो कल। वैसे बाबा रामदेव कहते हैं कि करने से होता है, तो कीजिए, होगा जरूर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रे है जिसका मास दे रखा 12 किलोग्राम। तो यहाँ पे ट्रे का मास मुझे पता है 12 किलोग्राम है। ठीक है, कह रहा है इट्स सपोर्टेड बाय 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स। तो यहाँ पे जो दोनों स्प्रिंग्स है हमारी वो आइडेंटिकल है, और अगर स्प्रिंग्स आइडेंटिकल है तो उनके स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम होंगे, यानी K1 K2 जो है दोनों ही K के बराबर ही होगा। ओके, अब कहता है कि व्हेन द ट्रे इज प्रेस्ड डाउन स्लाइटली एंड रिलीज्ड। तो जब हम इस ट्रे को प्रेस डाउन करते हैं और छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली ऐसे ऊपर नीचे करने लगेगा, यानी कि एसएचएम कर रहा होगा। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द, ओके, इट एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद अ टाइम पीरियड ऑफ इतना। तो यहाँ पे मुझे इसने टाइम पीरियड दे दिया ना, और टाइम पीरियड कितना है 1.5 सेकेंड का। तो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच स्प्रिंग। तो दोनों ही स्प्रिंग्स का जो फोर्स कांस्टेंट होगा वो तो बराबर ही होगा, और वो किसके बराबर है? तो मान लेते हैं K के बराबर। तो हमें इस K की ही वैल्यू फाइंड आउट करने की होगी क्या। अच्छा, उसके बाद इसने क्या कहा कि व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इज प्लेस्ड ऑन द ट्रे, यानी जब हम इस ट्रे पे एक कैपिटल M मास का एक ब्लॉक प्लेस कर देते हैं, तो मान लेते हैं जो ब्लॉक है इसका मास कितना है कैपिटल M, और इसे हमने प्लेस कर दिया। तो कह रहा है कि द पीरियड ऑफ एसएचएम चेंज टू इतना, यानी जो पहले जो इसका टाइम पीरियड 1.5 सेकंड का था अब वो चेंज हो गया, कितना हो गया 3 सेकंड। तो कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द ब्लॉक। तो ये जो ब्लॉक आपने रखा है इसका मास क्या होगा वो बता दीजिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मास दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, और आपसे स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ रहा है दोनों ही स्प्रिंग्स का। तो फिलहाल मुझे ये पता है कि मेरे जो दोनों स्प्रिंग्स हैं वो पैरेलली कनेक्टेड हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला याद होगा ना। तो फॉर्मूला क्या था? Kp इज इक्वल टू K1 प्लस K2, और यहाँ पे मेरा जो K1 है वो भी K के ही बराबर है, और K2 जो है मेरा वो भी K के बराबर है। तो यहाँ से Kp की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2K। ठीक है, अभी हमें फिलहाल K नहीं पता, तो हमने Kp तो फाइनली निकाल ही लिया, क्योंकि हम जब टाइम पीरियड निकालेंगे तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का निकालेंगे ना। तो हमें जो स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का ही चाहिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हमें पता है कि Kp इज इक्वल टू 2K है, और कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का टाइम पीरियड मुझे दे रखा था। तो टाइम पीरियड को लेकर क्या फॉर्मूला है हमारे पास? तो T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ M बटे में K की जगह यहाँ Kp आ जाएगा। ठीक है, और Kp की वैल्यू आप सभी को पता है कि कितनी है, तो Kp इज इक्वल टू 2K। तो
तो यहाँ मैं 2k लिख दूँ। ओके, तो ये हमारा, अब सोचिए कि यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है, मास आपको पता है, तो यहाँ पे k हमारा इजीली निकल सकता है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व करने के लिए रूट हटाते हैं। तो रूट हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और इसका करोगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो m बटे में 2k आ गया। तो यहाँ से आपको k निकालना है ना, तो k को ऊपर कर दो, टी स्क्वायर को इधर कर दो, तो k इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m बटे में टी स्क्वायर। अब बताइए 4 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, तो इसका स्क्वायर, और m का मतलब ट्रे का मास, ट्रे का मास मुझे कितना दे रखा 12 किलोग्राम, और टाइम पीरियड मुझे कितना दे रखा 1.5 सेकेंड। तो ये जब सारी वैल्यूज डाल दी आपने, तो इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो वो जो k का वैल्यू आएगा वो भी तो SI में ही आएगा, और स्प्रिंग कांस्टेंट का SI यूनिट न्यूटन पर मीटर। तो फाइनली मुझे यहाँ से k का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब इसमें, इस क्वेश्चन में इसने एक और पार्ट दिया था, और वो क्या कह रहा था कि अगर इस ट्रे पे मैंने एक m मास की बॉडी रख दी और फिर इसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो गया, तो कह रहा है कि जो m मास की बॉडी रखी है इसका बताओ मास कितना होगा। कोई बात नहीं भाई, निकालते हैं, इसे भी निकाल लेंगे, जब सब निकाला तो ये भी निकालेंगे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बटे में k। तो हमारा यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो सिंगल थोड़ा ना, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है, और हम उसी का टाइम पीरियड देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम यहाँ kp लिखेंगे। और पहले जो मास था वो सिर्फ ट्रे का था, अब ट्रे के मास के साथ साथ इस ब्लॉक का मास भी तो एडअप हो रहा है, तो इफेक्ट तो आना ही था। तो यहाँ पे m की जगह एक और m लगेगा। ये हो गया आपका ट्रे का मास जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हो गया हमारे ब्लॉक का मास जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा t डैश आ गया। अब सोचो कि यहाँ पे मुझे ये कैपिटल M फाइंड आउट करना है ना, तो पहला काम क्या है कि रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने का वही तरीका स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो इधर टी डैश का स्क्वायर आ जाएगा, इधर 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट गया तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M बटे में kp, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे वैल्यूज डालना शुरू करो, देखो अपने आप आपका आंसर आएगा। टी डैश की वैल्यू कितनी दे रखी थी 3 सेकेंड, तो यहाँ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का मतलब 3.14, तो उसका स्क्वायर कर दिया। स्मॉल m कितना था हमारा, तो ट्रे का मास मुझे दे रखा था ना 12 किलोग्राम, तो यहाँ पे इसकी जगह 12 लिख दो, और कैपिटल M का मतलब ब्लॉक का मास जो कि मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पे हमें कैपिटल M लिख के छोड़ना पड़ेगा बटे में kp। kp जो था मेरा वो 2k के बराबर था, और k का वैल्यू मैं यहाँ निकाल चुका हूँ। तो इस तरीके से यहाँ मुझे ये वैल्यू मिल गया कि नहीं मिल गया। अब सोचो इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही तो अननोन है कैपिटल M, क्या वो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे आप लोग? बिल्कुल फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप चाहेंगे तो अपने ब्लॉक का मास निकाल सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपने SI में डाली हैं, तो जो आपका आंसर आएगा वो भी SI में ही आएगा। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है इसका मास जो वो भी किलोग्राम में आएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्या करना है, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने खुद से ही ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो जिन्होंने कर लिया वो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने नहीं किया वो आज नहीं तो कल अच्छे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिंपल पेंडुलम कवर करेंगे। सिंपल पेंडुलम भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो भी वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती जाए, और आप लगातार सारे वीडियोस कंप्लीट करके क्लास 11th भी अपनी कंप्लीट करके 12th में आ जाओ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान रखना, कोई नीट नहीं, कोई जेईई नहीं, सिर्फ CBSE और सिर्फ CBSE। ठीक है, तो आप करिए, बढ़िया से मेहनत कीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।